नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। दीपावली के मौके पर मार्केट का माहौल थोड़ा उत्साहित लेकिन अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। अभी निफ्टी 50 करीब 25,700 पॉइंट्स पर है और ऑल टाइम हाई लगभग 26,277 के आसपास है। सोमवार को मार्केट में धमाका हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से 3 बड़े स्टॉक्स के नंबरों पर निर्भर करेगा। HDFC बैंक और ICICI बैंक ने अपने Q2 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स को बीट किया है, यानी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। ये सकारात्मक संकेत देता है, लेकिन हर निवेशक का रिएक्शन अलग होता है। कुछ लोग इन नंबरों को देखकर खरीदारी करेंगे, कुछ बेचेंगे और इसी कारण मार्केट का रिएक्शन हमेशा मिश्रित रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर भी अच्छे रहे हैं और अमेरिका में उनके ADR ने भी उत्साह बढ़ाया है। अगर इन 3 बड़े स्टॉक्स के नंबर मार्केट को अच्छे लगते हैं तो सोमवार को बुल्स की तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार के लिए माहौल पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 227 पॉइंट ऊपर जाकर 25,936 पर बंद हुआ है, जो बताता है कि सोमवार को मार्केट में शानदार शुरुआत देखने को मिल सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है कि अमेरिका और चीन अगले हफ्ते नई ट्रेड बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वो टैरिफ वॉर को खत्म कर सकें, जिसने पिछले कुछ महीनों में ट्रेड को काफी नुकसान पहुंचाया था। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वाइस प्रीमियर ही लीफेंग और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बीच फोन कॉल पर रचनात्मक बातचीत हुई और दोनों ने मिलकर ट्रेड नेगोशिएशन शुरू करने पर सहमति जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऑटो सेक्टर पर लगे टैरिफ में राहत दी है। उन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स पर से टैरिफ हटा दिया है, लेकिन मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रक्स और बसों पर 25% और 10% के नए टैरिफ लगाए हैं, जो 1 नवंबर से लागू होंगे। दूसरी ओर अमेरिका में हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं। वहां सरकार का शटडाउन लगातार 18वें दिन चल रहा है और जनता सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। लोग कह रहे हैं वी लव अमेरिका नॉट ट्रंप, यानी माहौल काफी गर्म है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो रूस के साथ डील करें ताकि जंग खत्म हो सके, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि ये युद्ध अभी जल्द खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है। ICICI बैंक के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं। सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 5.2% बढ़कर 12,359 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एनालिस्ट के अनुमान से भी ज्यादा रहा। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII भी 21,527 करोड़ रुपए तक पहुंची, जबकि प्रोविजनिंग घटकर सिर्फ 914 करोड़ रह गई, जो पिछले 3 महीनों में लगभग आधी हो गई है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। नेट NPA घटकर 0.39% और ग्रॉस NPA घटकर 1.58% रह गया। ये दिखाता है कि बैंक के लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। शुक्रवार को ICICI बैंक का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 1436 रुपये पर बंद हुआ और पिछले 1 साल में करीब 13.6% की तेजी दिखा चुका है। इंडसइंड बैंक के नतीजे इस बार कमजोर रहे हैं। सितंबर तिमाही में बैंक को 444 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी समय 1325 करोड़ का मुनाफा था, यानी मुनाफे से घाटे में बड़ा पलटाव देखने को मिला। NII भी घटकर 4,409 करोड़ रुपए रह गई, जो मार्केट उम्मीद से नीचे रही। हालांकि बैंक के एसेट क्वालिटी में हल्का सुधार हुआ है। नेट NPA घटकर 1.04% और ग्रॉस NPA घटकर 3.60% पर आ गया है। शेयर शुक्रवार को 752 रुपये पर बंद हुआ और पिछले 1 साल में लगभग 44% गिरा है, जो निवेशकों की भरोसे में कमी दिखाता है। IDBI बैंक के नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। बैंक का मुनाफा साल दर साल के आधार पर करीब 2 गुना होकर 3627 करोड़ रुपए पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि ये उछाल तब आया जब बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी गिरी थी। दरअसल NSDL IPO में अपनी हिस्सेदारी बेचने से बैंक को करीब 1700 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जिससे नतीजे शानदार दिखे। बैंक की एसेट क्वालिटी भी ठीक रही। ग्रॉस NPA घटकर 2.65% पर आ गया, जबकि नेट NPA लगभग 0.19% पर रहा। हालांकि शेयर थोड़ा दबाव में रहा और शुक्रवार को 92 रुपये के नीचे बंद हुआ।
IDFC फर्स्ट बैंक ने इस बार शानदार ग्रोथ दिखाई है। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 75% बढ़कर 352 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बैंक का कहना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी, कम प्रोविजनिंग और डिपॉजिट्स की मजबूती की वजह से नतीजे मजबूत रहे। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ। ग्रॉस NPA घटकर 1.86% और नेट NPA घटकर 0.52% पर आ गया। साथ ही प्रोविजनिंग में 12% की गिरावट आई है। शेयर मामूली तेजी के साथ 71.95 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन पिछले एक साल में इसमें लगभग 0.5% की गिरावट रही है। पिछले 3 से 4 हफ्तों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है, जो अब घटकर करीब 697 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि कुछ हफ्ते पहले ये 704 अरब डॉलर के आसपास था। इसका मतलब है कि देश के पास विदेशी करेंसी की मात्रा घट रही है, जिससे करेंसी पर दबाव बढ़ सकता है। फॉरेक्स और FII के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो विदेशी निवेशक बाजार में ज्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन जब ये घटता है तो वो पैसा निकालने लगते हैं। लगातार घटता फॉरेक्स विदेशी निवेशकों के भरोसे को कमजोर कर सकता है और इसका असर बैंकिंग सेक्टर और निफ्टी बैंक पर पड़ सकता है। गोल्ड रिजर्व में तेजी जरूर दिख रही है और उसी ने इस बार के फॉरेक्स डेटा को संभाला है, वरना गिरावट और ज्यादा होती। लेकिन लंबे समय तक गोल्ड के सहारे फॉरेक्स को मजबूत नहीं रखा जा सकता। IMF में भारत की पोजीशन और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में भी कमी आई है, जो करेंसी और इकोनॉमी दोनों के लिए नेगेटिव संकेत हैं। ऐसे में दिवाली से पहले ये खबर आर्थिक मोर्चे पर बाजार के लिए थोड़ी नेगेटिव मानी जा रही है। RBL बैंक ने इस तिमाही में एक बड़ी विदेशी डील की घोषणा की है। दुबई की एमिरेट्स NBD अब RBL बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदेगी और इसके लिए करीब 26,853 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। इस डील के बाद एमिरेट्स NBD बैंक की प्रमोटर बनेगी और कंट्रोलिंग स्टेक अपने हाथ में ले लेगी। ये डील भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक मानी जा रही है। हालांकि इसे लागू होने से पहले RBI और शेयर धारकों की मंजूरी चाहिए होगी। RBL बैंक ने इस डील को आसान बनाने के लिए अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1800 करोड़ कर दी है। RBL बैंक की बात करें तो यहाँ रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा। बैंक की इनकम और नेट प्रॉफिट दोनों में गिरावट दिखी। नेट प्रॉफिट पिछले साल के 222 करोड़ से घटकर 178 करोड़ रह गया। शुक्रवार को RBL बैंक का शेयर करीब 2% गिरकर 299 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन पिछले एक साल में इसमें लगभग 300% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, यानी निवेशकों ने इसमें भारी मुनाफा कमाया है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और कंपनी का प्रदर्शन इस बार काफी मजबूत रहा है। मुनाफा सालाना आधार पर करीब 75% बढ़कर 1232 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 703 करोड़ था। कंपनी की आय यानी कुल रेवेन्यू भी 20% बढ़कर 19,007 करोड़ रुपए हो गई है, जो सीमेंट सेक्टर में बढ़ती मांग का संकेत देती है। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो 52% बढ़कर 3094 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। EBITDA मार्जिन 12.4% से बढ़कर 15.8% हो गया, जो बताता है कि कंपनी की लागत पर पकड़ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में अच्छा सुधार हुआ है। घरेलू मार्केट में ग्रे सीमेंट की बिक्री 7% से ज्यादा बढ़ी है, जिससे कंपनी की डिमांड साइड पर स्थिति मजबूत दिख रही है। कोचिन शिपयार्ड के लिए भी अच्छी खबर आई है। कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए 3 नए वेसल्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एंटी सबमरीन क्राफ्ट भी शामिल हैं। शेयर फिलहाल 1900 रुपये के पास हर्डल फेस कर रहा है और अगर ये लेवल टूट गया तो इसमें अच्छी रैली बन सकती है। क्रूड ऑयल की कीमतें हाल ही में लगभग 12% तक गिर गई हैं और इसका सीधा फायदा पेंट कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल्स क्रूड से ही आते हैं। साथ ही फेस्टिवल सीजन और शादी ब्याह का समय होने की वजह से पेंट की मांग भी बढ़ने वाली है। दालमिया भारत का रिजल्ट भी काफी दमदार रहा। कंपनी की इनकम 3,817 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और मार्जिन 14% से बढ़कर 20% हो गया। नेट प्रॉफिट में तो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुई, सिर्फ 49 करोड़ से बढ़कर 239 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अशोक लेलैंड को तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लगभग 10,937 बसों का। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो आने वाले महीनों में उसके बिजनेस को मजबूती दे सकता है। JBM ऑटो की बात करें तो कंपनी को इंडियन आर्मी से 130 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक बस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन करीब 15 से 16,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इतने बड़े ऑर्डर का मतलब है कि आने वाले वक्त में इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा पावर के शेयर ने आज फिर 400 रुपए का लेवल छुआ, लेकिन वहां से थोड़ा नीचे फिसलकर 397 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक महीने से शेयर बार बार इसी लेवल के पास रुक रहा है, यानी 400 इसका मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होता तब तक शेयर में थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है।
टाटा पावर और एक कंपनी एसी में सोलर के बीच 50 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए साइन हुआ है। ये डील दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है, लेकिन चार्ट पर 400 से 410 का जोन अभी भी सबसे अहम बना हुआ है। अब आते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी पर। कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों से रिकवरी देखने को मिल रही है और आज एक नई बड़ी अपडेट आई है। केपीआई हाइड्रोजन, केपीआई अमोनिया, डिस्को इंफ्राटेक एलईडी और नरिया गैस, इन 4 कंपनियों ने मिलकर हाइड्रोजन नेचुरल गैस ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की है। ये प्रोजेक्ट भविष्य की एनर्जी ट्रांजिशन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। केपीआई ग्रीन के शेयर हाल में 50% तक गिर चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अगर मार्केट सेंटिमेंट सपोर्ट करता है तो इसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक को लेकर भी एक सकारात्मक खबर आई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और भारत अपने किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। भारत का रुख साफ है, हम अमेरिका के साथ व्यापार जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने लोकल बाजार को किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। ये स्टैंड भारत के लिए लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 50% टैरिफ लगाने के बावजूद इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का अमेरिका को निर्यात 13.3% बढ़कर 45.82 अरब डॉलर पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में ये आंकड़ा 40.42 अरब डॉलर था। सरकार का फोकस अब सिर्फ अमेरिका पर नहीं है, बल्कि दूसरे मार्केट्स पर भी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दिवाली के बाद यूरोप रवाना होंगे। वहां पहले बर्लिन डायलॉग में हिस्सा लेंगे, फिर यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड वार्ताओं में शामिल होंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएंगे, जहां द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा होगी। इसी बीच यूरोपीय संघ के बाद रूस भी अब भारत के फिशरीज एक्सपोर्ट की मंजूरी की समीक्षा कर रहा है। अगर रूस से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो भारत को रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAAEU मार्केट तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। क्रिशवल फूड्स के शेयर सोमवार 20 अक्टूबर को निवेशकों के फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल की 27 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शेयर शुक्रवार को मामूली बढ़त के साथ 482.85 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। अब बात करें आने वाले हफ्ते की। दिवाली की वजह से बाजार में थोड़ी शांति रहेगी, लेकिन कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश करने वाली हैं। इनमें से कुछ कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे सकती हैं। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक 21 अक्टूबर को अपने नतीजे पेश करेगी और इसी दिन बोर्ड डिविडेंड पर भी विचार करेगा। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी HUL की बोर्ड मीटिंग 23 अक्टूबर को होगी, जिसमें नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान भी हो सकता है। कोलगेट की बोर्ड मीटिंग भी 23 अक्टूबर को है, जहां नतीजों के साथ डिविडेंड पर फैसला लिया जा सकता है। फार्मा सेक्टर की कंपनी लॉरिस लैब्स भी 23 अक्टूबर को अपने नतीजे पेश करेगी और डिविडेंड देने पर विचार करेगी। IT सेक्टर की कंपनी कोफोर्ज अपने नतीजे 24 अक्टूबर को पेश करेगी और उसी दिन अंतरिम डिविडेंड पर विचार होगा। सुप्रीम पेट्रोकेम ने बताया है कि उसकी बोर्ड मीटिंग 24 अक्टूबर को होगी, जिसमें नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर चर्चा की जाएगी। ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनी NRB बियरिंग्स की मीटिंग भी 24 अक्टूबर को तय है, जहां डिविडेंड का ऐलान संभव है। इसके अलावा साउथ इंडिया पेपर मिल्स, TTML, विनीत लैब्स और वर्धमान टेक्सटाइल्स के नतीजे 23 अक्टूबर को आने वाले हैं। 24 अक्टूबर को ब्रिगेड होटल वेंचर्स, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ITC होटल्स, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज और वक्रांजी अपने नतीजे घोषित करेंगे। HDFC सिक्योरिटीज ने दिवाली 2025 के लिए 10 स्टॉक्स की एक खास लिस्ट जारी की है, जिन पर वे अगले 12 महीनों में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार उनकी इन्वेस्टमेंट थीम कंजम्पशन ग्रोथ पर फोकस करती है। मतलब जैसे जैसे लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इन कंपनियों के प्रॉफिट में भी उछाल आ सकता है। HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि हाल में हुए GST सुधारों से आम जनता की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कंपनियों की सेल्स और अर्निंग्स दोनों में तेजी देखने को मिलेगी। भारतीय एयरटेल पर ब्रोकरेज का नजरिया पॉजिटिव है। एयरटेल के शेयर शुक्रवार को 2% से ज्यादा बढ़कर 2012 रुपए पर बंद हुए। HDFC सिक्योरिटीज का मानना है कि अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो 1935 से 1985 रुपए की रेंज में इसे खरीदा जा सकता है और 1787 रुपए तक डिप्स पर ऐड किया जा सकता है। अगले एक साल में इसमें 2244 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है।
लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी LNT को भी बाय लिस्ट में शामिल किया गया है। फिलहाल ये स्टॉक 3,838 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज का कहना है कि इसे 3,760 से 3,818 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है और अगर नीचे आता है तो 3,484 रुपए तक ऐड किया जा सकता है। अगले 12 महीनों में इसमें 4,243 रुपए का टारगेट मिल सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक पर भी ब्रोकरेज ने भरोसा जताया है। बैंक का शेयर फिलहाल करीब 72 रुपए पर है। इसे 72 से 73 रुपए की रेंज में बाय करने की सलाह दी गई है और अगर गिरावट आती है तो 59 रुपए तक इसे बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। इस बैंकिंग स्टॉक में 88.50 रुपए का टारगेट रखा गया है। हैप्पी फॉर्जिंग्स भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्रोकरेज का कहना है कि इस स्टॉक को 910 से 944 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है और 848 रुपए तक गिरने पर ऐड करना चाहिए। इसमें 1083 रुपए का टारगेट बताया गया है। JSW एनर्जी के लिए HDFC सिक्योरिटीज ने 538 से 555 रुपए की खरीदारी रेंज बताई है। अगर शेयर में गिरावट आती है तो 487 रुपए तक बाय ऑन डिप्स का मौका है। इसमें 639 रुपए का टारगेट रखा गया है जो करीब 15% से ज्यादा का संभावित अपसाइड दिखाता है। MSTC लिमिटेड पर भी ब्रोकरेज ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इस स्टॉक को 525 से 545 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है और 463 रुपए तक ऐड किया जा सकता है। इसमें 673 रुपए तक का टारगेट संभव है। इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज ने शीला फोम, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल और एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरेजेस के शेयर भी खरीदने की सलाह दी है।